प्यारे साथियों, मेरे चैनल बालाजी महाकाल में आपका स्वागत है। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। साथियों, अगर कहानी आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें और शेयर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। अध्याय 486। हृदय घातक तलवार अपनी ही सहमति से आगे बढ़ती है। यह तलवार दामान घाटी में एक शानदार दृश्य था, जहाँ हजारों तलवार एक स्वर में चिल्ला रही और आकाश को हिलाकर रख दिया। यह दृश्य देखकर सिद्धांत विशेषज्ञ आश्चर्यचकित रह गए। वर्तमान दृश्य वास्तव में पिछले दृश्य की तुलना में कुछ बड़ा था, जिससे तलवार ने हजारों तलवारों की सलामी दी। और ठीक इसी क्षण एक तलवार की तीखी गूंज अचानक अत्यधिक प्रतिध्वनि के साथ सुनाई, जैसे कि यह बज रहा था। इसने घाटी में अन्य सभी शोरों को आसानी से दबा दिया। उसी समय हजारों तलवार जो सोल फैंटम को घेरे हुए थे और एक सुर में चिल्ला रहे थे, तुरंत मर गए और चुप हो गए। पूरी घाटी में केवल तलवार की गूंज ही गूंज रही। अपनी पीठ पर हाथ रख खड़े मिथिलेश का चेहरा साफ और सुंदर दिखता था, लेकिन अचानक उसका चेहरा बदल गया। प्रत्येक तलवार सिद्धांत विशेषज्ञ के चेहरे पर भय भी दिखाई दिया जब उन्होंने तलवार की गूंज के स्रोत की ओर अपनी आंखें घुमाई। आश्चर्य की बात यह है कि तलवार की गूंज पहाड़ों के गहरे गड्ढे से उत्पन्न हुई थी, और उस गहरे गड्ढे के भीतर केवल एक ही हथियार था, जो कोई और नहीं बल्कि हृदय घातक तलवार थी, वेद की मार। गड्ढे के नीचे से खूनी रोशनी एक किरण ऊपर उठी, जिसमें पहाड़ी क्षेत्र शक्तिशाली में दामनकारी शक्ति उत्पन्न हो गई। तलवार दामन घाटी हमेशा से हृदय घातक तलवार के दमन के लिए बनाई गई जगह रही। जिस पहाड़ी पर तलवार थी वहाँ एक शक्तिशाली प्रतिबंध मौजूद था। जब भी तलवार चलती थी तो प्रतिबंधित स्वचालित रूप से दामन शुरू कर देता था। इस बार हृदय घातक तलवार के भयंकर प्रहार किया और सीधे रक्त रंजिश तलवार की धार ने अभूतपूर्व शक्ति का प्रयोग किया, क्योंकि इसने प्रतिबंध पर अभिरोध बल से वार किया था। थोड़ी देर के लिए शक्तिशाली प्रतिबंध ऐसे हिला गया मानो वह टूटने का कगार पर हो। यह तो बुरा हुआ। 9 संप्रभाव में से एक आश्चर्यचकित बात थी कि प्रतिष्ठ मास्टर हवा में लहरा रहे थे, क्योंकि वह प्रतिबंध की ओर बढ़े और प्रतिबंध को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। यह स्पष्ट था कि उसने हृदय घातक की शक्ति को कम करके आका था। यह दूसरे तरीके से कहे तो उसे तलवार के दृश्य कल संकल्प और प्रतिबंध को तोड़ने की उत्सुक को कम करके आका था। उसने प्रतिबंध को तलवार से छेदते हुए देखा था, इससे पहले कि वह उसके करीब पहुंचता, जिस पर अचानक एक बेहद बल जैसा लेकिन घातक क्षेत्र दिखाई दिया। दरार का उद्घाटन अचानक बड़ा हो गया। प्रतिबंध अत्यंत हृदय घातक तलवार से टूट गया। वेद की मार। प्रतिबंध तोड़ने के बाद तलवार ने एक उत्तेजित चीख निकाली और एक खूनी रोशनी में बदल गया, जो तुरंत शून्य में होकर निकली। अप्रत्याशित रूप से यह 180 फीट ऊंची सुनहरी तलवार सोल फैंटम की ओर बढ़ी, जो अन्य हजारों हथियारों में शामिल हो गई। अपने ही सभी राक्षसी और मोहक रक्त रंग में यह स्पष्ट सोल फैंटम में सामने जबरदस्त उत्साह के ऊपर नीचे उछलता हुआ दिखाई दिया। यह देखकर आसपास के तलवार सिद्धांत विशेषज्ञ आश्चर्यचकित रह गए। गुप्त कक्ष से विपिन ने भी हजारों तलवार की गड़गड़ाहट देखी और हृदय घातक तलवार देखी। यह हृदय घातक तलवार उसके दिल की गहराई में एक अजीब सी भावना उभरी, और उसने फिर तलवार की ओर इशारा किया। हल्की सी इशारा, एक अवचेतना क्रिया थी, लेकिन इससे उम्मीद नहीं था कि इसकी तलवार प्रतिक्रिया में तलवार एक विस्मय विधक शब्द छोड़ देगी और पहले ही उसकी ओर फुसफुसा देगी। उसके सामने एक अभूतपूर्व विनम्रता के साथ तैर रहा था। इसकी मुद्रा ऐसे थी मानो कोई छोटा बच्चा अपने माता पिता के सामने खड़ा हो। इतने अच्छे संस्कार, क्या यह सचमुच हृदय घातक तलवार है? विपिन कुछ चकित हुआ। यह ज्ञात होना चाहिए कि हृदय घातक तलवार दिव्य भूमि का पहला तलवार सिद्धांत जादुई हथियार था, और यह प्रकृति में जानलेवा भी था। अपने शौर्य का एक जानलेवा हथियार बेहद क्रूर और अहंकारी होना चाहिए, जैसे कि
कुछ समय पहले हजारों तलवार की सलामी के दृश्य को बताया जा सकता है, परंतु अब यह उसके सामने नम्रता से व्यवहार करता था। उसने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और उसकी मुट्ठी पकड़ ली, जिस पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और यहाँ तक कि खुश भी हो गया। कुछ ही देर बाद उसने उसे अपने हाथ बंधन की प्रतिक्रिया शुरू से संपन्न हुई। केवल एक क्षण के समय में बंधन पूरा हो गया। विपिन प्रभावी ढंग से दिव्य भूमि के एक जानलेवा तलवार सिद्धांत हथियार का मालिक बन गया था। ये तो कुछ ज्यादा ही आसान है ना? विपिन आश्चर्य से बुदबुदाया। वह अपने दिल में जानता था कि दिल को मारने वाली तलवार उसके द्वारा सूचा की गई सुनहरी तलवार आत्मा के कारण आई थी। अपना सिर हिलाते हुए उसने इसके बारे में और नहीं सोचा। जैसे कि उसके विचार बदले, उसके पीछे 180 फीट ऊंची सुनहरी तलवार सोल फैंटम धीरे धीरे नष्ट हो गई। जब हवा में लटके हजारों तलवार भी एक बाद एक नष्ट हो गया। सब कुछ एक बार फिर शांत हो गया। संपूर्ण तलवार दामन घाटी एक घातक सन्नाटे में डूब गया। तलवार सिद्धांत विशेषज्ञों की आंखें में घबराहट की एक झलक बनी हुई थी, जो समय बीतने के बाद भी शांत नहीं हो सके। छवि की निगाहें इस समय गुप्त कक्ष के अंदर टिकी हुई थी। वे सभी इस बात को लेकर उत्सुक थे कि क्या उस राक्षस के 3 हाथ और 6 भुजाएं हैं, जिसके कारण यह सब कुछ हुआ। सभी की निगाहें में गुप्त कक्ष का दरवाजा खुला और कुछ ही देर बाद काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति धीरे धीरे बाहर निकला। वह कद में लंबा नहीं था और उसका चेहरा युवा था, जो देखने में काफी सभ्य था, क्योंकि सुंदरता के मामले में वह मिथिलेश की तुलना में बिल्कुल भी नहीं था। वह अपने हाथ में एक लाल रंग की लंबी तलवार लिए हुए था, जिसे उपस्थित हर विशेषज्ञ ने पहचान लिया। यह कोई और नहीं बल्कि दिल को मार देने वाली तलवार थी। हर कोई इसे हत्या की आत्मा तलवार मानता था, फिर भी यह व्यक्ति के हाथ में संयमित और शांत रहती है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, उसके कदम स्थिर, मधुर और सशक्त थे। उसने तभी चलना बंद किया जब वह विशेषज्ञों की भीड़ के सामने पहुंच गया। सचमुच हृदयघातक तलवार ने उसे अपना स्वामी के रूप में पहचान लिया। विशेषज्ञों ने जटिल दृष्टि से विपिन की ओर देखा। तलवार के पूर्वजों के पतन के बाद दिल को मार देने वाली तलवार कभी कोई दूसरा मालिक नहीं था। इस प्रकार यह तलवार दामन घाटी में एक हजारों वर्षों से अधिक समय तक बनी रही। इस दौरान कई तलवार सिद्धांत विशेषज्ञ थे जिन्होंने इसे वश में करने का प्रयास किया, लेकिन वह किसी के वश में नहीं गया। उदाहरण के लिए मिथिलेश ने कई प्रयास किए, लेकिन हर बार उसे निराशा हाथ लगी। दिल को छू लेने वाली तलवार को आखिरकार एक नया मालिक मिल गया, लेकिन विशेषज्ञों की नज़र में विपिन के शरीर की आभा को छिपाना संभव था। यह एकमात्र शांत क्षेत्र विशेषज्ञ की आभा से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। वह केवल एक शांत क्षेत्र के विशेषज्ञ है। उसने न केवल 3 प्रथम श्रेणी की तलवार आत्माओं को जागृत किया, बल्कि उन्हें पूरी तरह से अकल्पित रूप से संयोजित किया और उन्हें एक बिल्कुल नई तलवार आत्मा में बदल दिया। जैसे कि दिल को मारने वाली तलवार भी स्वेच्छा से उसे अपने मालिक के रूप में प्रस्तुत करेगी। यह सोचने के लिए कि वह केवल एक शांत क्षेत्र विशेषज्ञ है, तलवार सिद्धांत विशेषज्ञों ने दिल को कटाक्ष में भर लिया और उसमें से कई लोग विपिन की ओर बड़ी ईर्ष्या की दृष्टि से देखने लगे। हाँ, यह ईर्ष्या दृष्टि विपिन को अपने ऊपर आने वाली ईर्ष्या का भी आभास हो गया। लिटिल ऑन, मुझे विश्वास है कि आपने मुझे अपना मालिक के रूप में मान्यता दी है। यह अच्छी बात है, लेकिन इसमें मेरे लिए बड़ी परेशानी आई है। उसके हाथ में तलवार को देखकर विपिन ने हल्की सी आह भरी, क्योंकि उसकी शक्ल ठंडी होने लगी थी। अध्याय 487 हत्या का इरादा। ये सचमुच बहुत बड़ी मुसीबत थी। दिव्य भूमि में हत्या के पहले तलवार सिद्धांत जादुई हथियार के रूप में कितने लोगों ने इसका लालच किया। तलवार सिद्धांत विशेषज्ञों के इस समूह में अकेले 10 में से 9 इसे प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे। सिवाय इसके कि उनके पास ऐसा करने की क्षमता नहीं थी, और अब इसने विपिन को अपने मालिक के रूप में उनके सामने पहचान लिया था। वे ईर्ष्यालु और आंखें मूंदने वाले कैसे नहीं हो सकते थे।
इनमें से सबसे ताकतवर लोग केवल उच्च स्तर के लोग हैं। इससे फिलहाल मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। केवल एक ही व्यक्ति है जो मेरे लिए गंभीर खतरा है। बिपिन ने ठंडी आंखों से मिथिलेश की ओर देखा। वह शून्य में अपनी सामान्य ऊंची मुद्रा में सीधा खड़ा था। उसने भी पीछे मुड़कर बिपिन की ओर देखा। बिपिन मिथिलेश की धुंधली सूरत के बावजूद उसकी आंखों में उभरते हत्या के इरादे को अस्पष्ट रूप से पहचान सकता था। सचमुच वह ठंडे स्वर में हंसा। उसे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। मिथिलेश ने 1000 वर्षों से अधिक समय तक हृदयघातक तलवार को दबाए रखा था। इस दौरान उन्होंने हर 100 वर्षों में तलवार सिद्धांत बैठक आयोजित की थी, जब तलवार उत्तेजित अवस्था में थी। हालांकि ये दयालुता का कार्य प्रतीत होता था, लेकिन वास्तविकता ये थी कि मिथिलेश ने दिल से वह लंबे समय तक तलवार के साथ ऐसा व्यवहार करता रहा मानो वह उसकी संपत्ति हो। अब जब उसने बिपिन को अपना मालिक मान लिया था तो असली आश्चर्य तो ये होता अगर मिथिलेश उसे मारना नहीं चाहता। मैंने उसे लेने से पहले थोड़ी देर इंतजार करने की योजना बनाई थी, जब मेरी ताकत कुछ बढ़ जाएगी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि चीजों को आगे लाना होगा, बिपिन ने खुद से कहा। मिथिलेश तलवार पूर्वज की रक्तरेखा का गद्दार था। वंशावली का पतन मिथिलेश से अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ था। वंशावली के वंशज के रूप में ये बिपिन का कर्तव्य था कि वह अपने पूर्वजों की ओर से चीजों को साफ करे, यदि उसके पास ताकत हो। मिथिलेश को चुनौती देने से पहले ये केवल समय की बात थी। अब हृदयघातक तलवार ने चीजों को थोड़ा आगे बढ़ा दिया था। विशेषज्ञों की भीड़ भी मिथिलेश की ओर उसकी प्रतिक्रिया की आशा से देख रही थी। हालांकि सभी की उम्मीदों के विपरीत मिथिलेश गुस्से में नहीं आया, बल्कि उसने बिपिन पर नजर रखते हुए शांति से पूछा कि महामहिम के तरीके वास्तव में अद्भुत हैं, जिन्होंने 3 तलवार आत्माओं को एक में जोड़ दिया है। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मिथिलेश के पूछने पर बिपिन ने पहले तलवारबाज को जवाब देने के बारे में सोचा, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद उसने उत्तर दिया, मेरा नाम बिपिन है। बिपिन, मिथिलेश ने इसे दोहराते हुए कहा। इसका शाब्दिक अर्थ है अतुलनीय तलवार सिद्धांत। आप निश्चित रूप से इतने अच्छे नाम पर खरे उतरते हैं। झूठी प्रशंसा बिपिन को नागवार गुजरी। वह हृदयघातक तलवार इस घाटी में 1000 वर्षों से अधिक समय से पड़ी हुई है। मैंने इसके लिए कई तरह की कोशिश की कि वह मुझे अपने मालिक के रूप में पहचान ले, लेकिन कभी सफल नहीं हुई। हालांकि आज उसने खुद को महामहिम के सामने पेश कर दिया है, जिसकी क्षमता निश्चित रूप से मुझे शर्मिंदा करती है, मिथिलेश ने कहा। ये तो बस किस्मत थी, बिपिन ने लापरवाही से जवाब दिया। किस्मत ने शायद मिथिलेश के होठों को कोना उठा दिया, लेकिन आखिरकार देवभूमि में पहले तलवार सिद्धांत जादुई हथियार के रूप में इस पर कई लोगों की नजर है। महामहिम को सावधान रहना चाहिए। इसे प्राप्त करने के तुरंत बाद मारे न जाएं, अन्यथा आपको भी नहीं मिलेगा। इसके प्रयाग के लिए मास्टर मिथिलेश, बिपिन द्वारा दी गई सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। मिथिलेश बेरुखी से हंसा और फिर मुड़कर चला गया। तलवार सिद्धांत के विशेषज्ञ अभी अभी जो देखा उससे आश्चर्यचकित रह गए। चला गया, वह ऐसे ही चला गया। उसने तलवार वापस छीनने की कोशिश भी नहीं की। क्या वह सचमुच तलवार को बिपिन के हाथों में पड़ने देना चाहता है? इच्छा है कि यह असंभव है। पूरी दिव्य भूमि जानती है कि मास्टर मिथिलेश हृदयघातक तलवार के दीवाने हैं, अन्यथा उन्होंने इसे दबाने में हजारों साल नहीं बिताए होते। मेरा मानना है कि मास्टर मिथिलेश ने अपना चेहरा बचाने के लिए यहाँ अभिनय नहीं करने का फैसला किया। आखिरकार ये तलवार दमन घाटी है, और तथ्य ये है कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से बिपिन को यहाँ आमंत्रित किया था। साथ ही तलवार ने खुद को बिपिन के हवाले कर दिया, जिन्होंने न तो सक्रिय रूप से इसे छीना और न ही घाटी के किसी भी नियम का उल्लंघन किया।
ये घाटी में तलवार के लिए संघर्ष करने के लिए मास्टर मिथिलेश के अधीन होगा और अगर खबर फैल गई तो उनकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। निसंदेह ये बात केवल घाटी में ही लागू होती है, बाहर चीजें भिन्न हो सकती हैं। विशेषज्ञों ने आपस में खुलकर बातचीत की। हालांकि उन्होंने आवाज धीमी रखने की कोशिश की, लेकिन बिपिन स्पष्ट रूप से सुन सके कि वे क्या कह रहे हैं। जवाब में वह उदासीनता से हंसा। वह निश्चित रूप से इस सिद्धांत से अवगत था कि मास्टर मिथिलेश ने यहीं कार्रवाई न करने का फैसला किया ताकि उनकी प्रतिष्ठा खराब न हो, लेकिन घाटी के बाहर जाने पर वह खुद को रोक नहीं पाएंगे। गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने से पहले बिपिन ने दिल को छू लेने वाली तलवार को अंतरस्थानिक रिंग में रखा। तलवार ले जाने वाला हसनैन लॉर्ड और रुद्र लॉर्ड दोनों कुछ जटिल भावों से बिपिन को देख रहे थे। बिपिन ने कहा, आप दोनों पहले जा सकते हैं। क्षमा करें तलवारबाज, हम दोनों थोड़ी मदद कर रहे हैं, हसनैन लॉर्ड ने कुछ कड़वाहट के साथ कहा। मैं समझता हूं कि बिपिन ने सच्ची सहानुभूति के साथ सिर हिलाया। इस बार उन्हें जिस व्यक्ति का सामना करना था वह मिथिलेश थे, जिनके सामने उनके नेता मोरेश्वर तो क्या कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे। वह एक बार फिर नागेंद्र के पास गया। उसके हाथ में शराब की एक कुप्पी थी और वह खुद ही शराब पीने में व्यस्त था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह उदासीनता थी और उसने केवल तभी इधर उधर देखा जब उसने बिपिन को अपनी ओर आते देखा। मैंने सोचा था कि मैंने अपने समय के दौरान काफी परेशानी पैदा कर दी है, लेकिन ऐसा हुआ है। आपने जो किया है उससे बहुत कम निकला। पापा, मुझे चिढ़ाना बंद करो। बिपिन हल्के से हंसा। मिथिलेश निश्चित रूप से तुम्हें हृदय घातक तलवार लेने के लिए नहीं जाने देगा। मुझे डर है कि वह तलवार दमन घाटी से बाहर निकलते ही पहले कदम पर तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। बताओ तुम्हारी क्या योजनाएं हैं? नागेंद्र ने गहरी आवाज में कहा, स्थिति के अनुरूप कदम उठाने के अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ? तलवार ने पहले ही मुझे अपने मालिक के रूप में पहचान लिया है और मैं निश्चित रूप से इसे उसे वापस नहीं कर सकता। इसके अलावा यह मूल रूप से तलवार पूर्वज का जादुई हथियार था। मिथिलेश इसे पाने के लायक नहीं है, बिपिन ने जवाब दिया। निसंदेह, हालांकि उन्होंने दावा किया कि वह परिस्थिति के अनुसार ऐसे कदम उठाएंगे, लेकिन उनके पास गहराई से कुछ योजनाएं थीं। कम से कम उसके हाथ में जीवन बचाने वाला तुरुप का पत्ता तो था। ऐसा लगता है कि आप काफी खुले दिमाग के हैं। नागेंद्र ने अपने बेटे की ओर देखा और आगे बढ़ने से पहले अपनी आवाज धीमी कर ली। मैंने पहले ही एक सहायक को आने के लिए कह दिया है। उसे यहाँ पहुँचने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी। हालांकि आपको बस एक रास्ता ढूंढना होगा। चीजों को थोड़ा विलंबित करें। एक मददगार, बिपिन ने हैरान होकर अपने पिता की ओर देखा। उस पर कोई और नहीं बल्कि 9 संप्रभुओं में से एक मिथिलेश कार्रवाई करने वाला था। ऐसे व्यक्ति को कौन सा मददगार रोक पाएगा? चिंता मत करो, मैंने जिस मददगार की मांग की थी वह बहुत शक्तिशाली है और मिथिलेश नागेंद्र को रोकने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सहजता से हंसे। ये सुनकर बिपिन अपनी भौहें ऊपर किए बिना नहीं रह सका। यदि सहायक वास्तव में इतना सक्षम होता तो उसे अपने अंतिम तुरुप के पत्ते का सहारा नहीं लेना पड़ता। संयोग से वह वास्तव में उस कार्ड का उपयोग नहीं करना चाहता था। अध्याय 488 तलवार दमन घाटी के बाहर। देवियों और सज्जनों, तलवार सिद्धांत बैठक समाप्त हो गई है और मेरे भगवान को अपना खुद का व्यवसाय करना है। इसलिए मुझे आप सभी को अभी जाने के लिए कहना होगा। बैंगनी कपड़े पहने महिला ने कहा, जिसने पहली बार विशेषज्ञों के आने पर उनका स्वागत किया था। विशेषज्ञ उन शब्दों को सुनने के बाद बिना किसी हिचकिचाहट के घाटी से चले गए। हमें जाने के लिए कहा जा रहा है। ऐसा लगता है कि वे नहीं चाहते कि हम अब और रुकें। बिपिन मुस्कुराए।
चलो चलते हैं, नागेंद्र ने स्पष्ट रूप से कहा। फिर वह बिपिन के साथ घाटी से बाहर चला गया। सुंदर मिथिलेश घाटी के सबसे ऊंचे स्थान पर खड़ा था और उसके चेहरे पर विकृत भाव के साथ बिपिन की पीछे हटती हुई छवि को घूर रहा था। जिज़होंग मिथिलेश बोले। महामहिम। एक बैंगनी वस्त्रधारी व्यक्ति उनके सामने आया। बिपिन का अनुसरण करें। एक बार जब वह घाटी से बाहर निकल जाए तो उसे मार डालो और हृदय घातक तलवार वापस ले आओ। मिथिलेश ने धीमी आवाज में आदेश दिया। हाँ महामहिम। बैंगनी वस्त्रधारी व्यक्ति ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया और बिपिन का अनुसरण करने लगा। दिल को छू लेने वाली तलवार मेरी है, इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मिथिलेश की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। हालांकि घाटी के बाहर विशेषज्ञों को अभी भी दूर जाना था, बजाय इसके कि वे चुपचाप प्रतीक्षा कर रहे थे। देखो, वे दो वानलेई और नान्यू हैं। निकास के ठीक बाहर जोरदार आभा के साथ दो आकृतियां खड़ी थीं। वे कोई और नहीं बल्कि पहले से आए दो माकीस थे। जाहिर तौर पर सरदार नागेंद्र का इंतजार कर रहे थे। वे नागेंद्र को मारना चाहते थे, लेकिन मिथिलेश के क्रोधित होने के डर से उन्होंने उस क्षण तक इंतजार किया जब सभी लोग घाटी से बाहर चले गए। बिपिन और नागेंद्र साथ साथ घाटी से बाहर निकले। उन्होंने तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वह बाहर निकल आए। वे एक साथ क्यों हैं? चीजें दिलचस्प हो गई हैं। यदि हम नागेंद्र को मार देते हैं तो हमें दो दाव हथियार मिलेंगे, एक नागेंद्र से और एक अनवर से। जहां तक बिपिन का सवाल है, उसने दिल को मार देने वाली तलवार अपने कब्जे में ले ली है और यहां तक कि 3 तलवार आत्माओं को भी मिला दिया है, जो पहली बार है कि किसी ने हमारे पूरे इतिहास में ये हासिल किया है। उसके पास कुछ बड़े रहस्य होंगे। यदि हम उसे मार सकते हैं तो हम बहुत कुछ कमाएंगे। इंतजार कर रहे विशेषज्ञों ने बिपिन और नागेंद्र को बहुत करीब से देखा। उनकी नज़र में वे दोनों चलते फिरते खजाने की तरह थे और उनमें से किसी एक को भी मारने से उन्हें बहुत फायदा हो सकता था। जैसे ही वे घाटी से बाहर आए, बिपिन और नागेंद्र ने वानलेई और नान्यू को देखा। वे आपका इंतजार कर रहे हैं। बिपिन ने नागेंद्र पर एक सार्थक नजर डाली। बस 2 झींगा, नागेंद्र ने मजाकिया लहजे में कहा। उन्होंने दोनों माकीस का तिरस्कार किया, भले ही वे इस भूमि के शीर्ष विशेषज्ञ थे। बिपिन ने मुस्कुराते हुए अपने पिता से पूछा कि हम में से प्रत्येक उनमें से एक को कैसे लेता है। उनके शब्दों से पता चलता है कि उन्होंने माकीस को गंभीरता से नहीं लिया। ठीक है, नागेंद्र ने सिर हिलाया। मैं वानलेई को ले जाऊंगा और आप नान्यू से निपट लेंगे। कोई बात नहीं। बिपिन और नागेंद्र 2 बहती रोशनी की तरह अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। उनकी नजरें नागेंद्र पर टिकी थीं, इसलिए जैसे ही उन्होंने नागेंद्र को आगे बढ़ते देखा, वानलेई और नान्यू तुरंत आगे बढ़ गए। नागेंद्र नरक में जाओ, बुरे स्वभाव वाले वानलेई ने दहाड़ लगाई। अपनी बात बचाकर रखें। नागेंद्र उदासीन रहे। पलक झपकते ही दोनों सेनाएं करीबी मुकाबले के लिए पहले से ही सीमा के भीतर थीं। नान्यू, तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी मैं हूँ। बिपिन की आवाज गूंज उठी। एक धुंधली तलवार की छाया नानू के सामने की जगह को चीरती हुई बाहर निकल आई और उसे बचाव करने के लिए मजबूर कर दिया। नान्यू ने एक कृपाण निकाला जो चाकू सार से घिरा हुआ था और लापरवाही से तलवार की छाया को इसके साथ अवरुद्ध कर दिया। लड़के, तुमने मुझसे लड़ने की हिम्मत की। नान्यू ने बिपिन पर एक डरावनी नजर डाली। मार्क्वेस ने देखा था कि कैसे बिपिन ने अपनी 3 तलवार आत्माओं को मिलाया और दिल को मार देने वाली तलवार प्राप्त की, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि वह इस तरह के जादुई हथियार रखने में सक्षम था। इसलिए उसे बिपिन या हृदय घातक तलवार में कोई दिलचस्पी नहीं थी। दिव्य भूमि में प्रवेश करने के बाद से मैंने 72 मार्किस के बारे में सुना है, लेकिन मुझे अब तक किसी वास्तविक मार्किस से लड़ने का मौका नहीं मिला है। बिपिन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझसे युद्ध करो।
जबकि तुम केवल सेंट दायरे में थे। नान्यू ने बिपिन की ओर घृणा भरी नजरों से देखा। घाटी के अंदर उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के बावजूद ये तथ्य नहीं बदला कि बिपिन अभी भी सेंट दायरे में थे। जहां तक नान्यू की बात है तो वह 7 बादलों के दायरे में था, इसलिए उसने सोचा कि बिपिन उससे युद्ध करने के लिए पागल है। लड़के, चूंकि तुम मरने की जल्दी में हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा और तुम्हारी हृदय घातक तलवार स्वीकार करूंगा। जैसे ही नान्यू के शब्द गिरे, वह एक छाया में बदल गया। बेत की मार। बिपिन ने केवल एक मायावी छाया को तेज गति से चमकते हुए देखा, लेकिन वह अपने चारों ओर एक तूफानी हत्या के इरादे को महसूस कर सकता था। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और ट्रिपल किल तलवार का उपयोग करने के लिए तैयार हो गया, जो पहले से ही उसके हाथ में थी। 7 बादलों के दायरे में एक मार्किस हृदय घातक तलवार का सामना करने के लायक नहीं है, बिपिन ने बड़बड़ाया। उसके पीछे एक विशाल सुनहरी तलवार सोल फैंटम के साकार होते ही प्रकाश की एक सुनहरी लकीर उभरने लगी। 50 मीटर से अधिक लंबा प्रेत एक बार फिर प्रकट हुआ। एक जबरदस्त तलवार सार ने तुरंत क्षेत्र को तहस नहस कर दिया। यदि यह बिपिन के तलवार दमन घाटी में प्रवेश करने से पहले होता तो वह मार्किस का सामना करते समय भाग जाता। हालांकि घाटी में चीजें बदल गई थीं। उसने हजारों तलवारों की सलामी का अनुभव किया था और उसकी शक्ति आसमान छू गई थी। 7 वध उत्पत्ति चिन्हों को संघनित करने के अलावा वह अपनी तलवार आत्माओं को संयोजित करने में भी सफल रहा था। वह बता सकता था कि भले ही उसके पास अब केवल एक स्वॉर्ड सोल फैंटम था, ये गोल्डन फैंटम पिछले 3 को मिलाकर अधिक शक्तिशाली था और उसे और भी अधिक शक्ति प्रदर्शित करने की अनुमति दे सकता था। मैं ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि मेरी नई तलवार आत्मा कितनी शक्तिशाली है। बिपिन ने अपने होंठ चाटे। जैसे ही नान्यू की कृपाण निकट आए, उसके सामने की जगह खुल गई। अध्याय 489। मौके पर ही मार डाला गया। इस झटके ने हवा को विभाजित कर दिया और इससे पहले कि वह बिपिन पर हमला करता, उसकी लहरें पहले से ही उनके नीचे की जमीन पर एक अथाह तलवार का निशान छोड़ चुकी थीं। जैसे ही बिपिन ने आगे छलांग लगाई और अपने प्रतिद्वंद्वी पर ट्रिपल किल तलवार घुमाई, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तलवार की रोशनी बिजली के बोल्ट की तरह थी जो तब तक आगे बढ़ती रहेगी जब तक कि वह अपने दुश्मनों पर हमला न कर दे। बिपिन ने हृदय घातक तलवार तकनीक हताशा की दूसरी चाल प्रदर्शित की। बिपिन के पीछे जो गोल्डन स्वॉर्ड सोल फैंटम था, उसने भी उसी समय हमला कर दिया। उसकी तलवार की आत्मा से शक्ति फूट पड़ी। उसी समय 7 वध उत्पत्ति चिन्ह सक्रिय हो गए और उन्होंने अपनी पूरी शक्ति जारी कर दी। तलवार की रोशनी सूर्य के समान चमकदार हो गई। नन्यू की हत्या का इरादा बढ़ता गया और उसका वार और भी भयंकर हो गया। वह अपने चेहरे पर गंभीर भाव लिए हुए कर्कश आवाज में गुर्राने लगा। दोनों ने एक दूसरे का आमने सामने सामना किया और दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। दोनों में से कोई भी इसे आसानी से नहीं ले रहा था। 7 बादलों के दायरे में एक मार्किस के रूप में नान्यू अपनी शक्ति के बारे में काफी आश्वस्त था। उसका इरादा इस महत्वहीन प्रतिद्वंद्वी को हराने का था जो केवल एक ही हमले का उपयोग करके सेंट दायरे में था। हालांकि उनके प्रतिद्वंद्वी बिपिन को भी अपनी ताकत पर भरोसा था। केवल 7 वध उत्पत्ति चिन्हों के साथ वह नान्यू से थोड़ा कमतर हो सकता है, लेकिन उसके पास स्वर्गीय निर्माण कौशल और अंतर पैदा करने में मदद करने के लिए एक मजबूत शरीर के साथ साथ तलवार पूर्वज से दिल को मारने वाली तलवार तकनीक भी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पास अपनी तलवार वाली आत्मा थी। उसे सबसे मजबूत तलवार आत्मा की शक्ति का समर्थन प्राप्त था। सब मिलाकर बिपिन का आक्रमण कुछ ऐसा था जो दुनिया को हिला सकता था। बूम! 2 वार टकराए और 2 दुर्जेय ताकतों में विस्फोट हो गया।
समूचा क्षेत्र कांप उठा क्योंकि दृश्यमान विस्फोट की लहर प्रभाव स्थल से बाहर निकलकर हर चीज पर छा गई। इससे आकाश कांप उठा और जमीन फट गई। जब विस्फोट की लहर एक पहाड़ से टकराई तो पहाड़ धूल में बदल गया। कदम पीछे खींचना। जो विशेषज्ञ दूर से लड़ाई देख रहे थे वे और भी पीछे हट गए जब उन्होंने लहर को अनजाने में शामिल होने के डर से देखा। संपूर्ण युद्ध क्षेत्र शक्ति का उमड़ता हुआ तूफान था। स्विश अचानक तूफान से एक आकृति गोली की तरह निकली। वह आकृति लुढ़कती रही और वह पीछे की ओर उड़ती रही और सैकड़ों मीटर दूर जाने तक नहीं रुकी। अपना संतुलन पुनः प्राप्त करने के बाद उस व्यक्ति का चेहरा लाल हो गया और उसने मुंह से खून जमीन पर उगल दिया। आकृति के विपरीत एक युवा आकृति हाथ में लंबी तलवार लेकर तूफान से बाहर चली गई। वह युवा व्यक्ति बिपिन था। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे नाम के अनुरूप नहीं है नान्यू। उनके शब्द पूरे क्षेत्र में गूंज उठे। दर्शकों ने जो देखा उससे भ्रमित हो गए। नान्यू उनसे कमजोर नहीं था। ये कैसे संभव है? मैं 7 बादलों के दायरे में एक मार्किस हूँ। वह केवल सेंट दायरे में है। आमने सामने की लड़ाई में मैं उस पर कैसे हावी हो सकता हूँ? वह पूरी तरह से जबरदस्त था। उस एक वार से वह सैकड़ों मीटर पीछे गिर गया था और इतना घायल हो गया था कि उसकी खांसी के साथ खून आने लगा था। लेकिन उस पर नहीं बल्कि बिपिन पर हावी होना चाहिए था। परिणाम पूरी तरह से मार्क्विस की उम्मीदों से परे था। वह लड़का एक मार्किस को कैसे हरा सकता है? सभी के मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। वे सभी सदमे में थे क्योंकि वे नहीं जानते थे कि बिपिन सेंट रीम का कोई साधारण विशेषज्ञ नहीं है। उनकी साधना एक ऐसे मार्ग पर चलती थी जो उनके हर कदम पर स्वर्ग को चुनौती देता था। एक सामान्य संत क्षेत्र विशेषज्ञ 3 मूल चिन्हों को संक्षिप्त करने के बाद क्लाउड दायरे में कदम रखेगा। लेकिन बिपिन ने 7 मूल चिन्हों को संघनित किया था, जो नान्यू के समान अंकों की संख्या थी। अंतर ये था कि बिपिन के पास ओरिजिन मार्क्स थे जबकि मार्क्विस के पास क्लाउड थे जो कहीं अधिक शक्तिशाली थे। बिपिन ने स्वर्गीय निर्माण कौशल और अपने मजबूत शरीर पर निर्भर होकर अंतर पर काबू पा लिया था। कहने का तात्पर्य यह है कि अपनी तलवार के बिना भी बिपिन के पास अभी भी नान्यू को हराने का मौका था। लेकिन इसका उपयोग करके वह उस पर काबू पाने में सक्षम था। बिपिन उसके ऊपर तलवार लिए हुए खड़ा था। जैसे ही उसने आगे की ओर इशारा किया, एक विशाल रक्त नदी उस दिशा में बहने लगी। अपनी वर्तमान शक्ति पर भरोसा करते हुए वह रोड टू द अंडरवर्ल्ड के साथ पूरे युद्ध क्षेत्र को कवर कर सकता है। उन्होंने एक ही समय में 100-फोल्ड रियल्म और ब्लड फायर डोमेन दोनों को प्रदर्शित किया। तीनों तकनीकों ने एक साथ काम किया और नान्यू को दबा दिया। लानत है, नान्यू की अभिव्यक्ति बदल गई। वह एक शक्तिशाली शक्ति द्वारा दबाया जा रहा था और अपनी पूरी शक्ति प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं था। उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं किया। नान्यू ने बिपिन को गोली मार दी। जिस बिंदु पर उसने बिपिन की आंखों में हत्या के इरादे का निशान देखा, मार्क्विस अपनी बुद्धि से भयभीत हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह सेंट रियल्म में किसी से इस हद तक डरेगा। लेकिन वह वास्तव में डरा हुआ था। वह जानता था कि बिपिन के सामने उसका कोई मुकाबला नहीं था। दौड़ना। नान्यू बिना किसी हिचकिचाहट के भागने लगा। वह अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के बारे में सोचकर भी भयभीत था। भले ही यह प्रसिद्धि का खजाना हो या दाव हथियार, उनके जीवन से ज्यादा कुछ भी मायने नहीं रखता। आप भागना चाहते हैं, आप कहीं नहीं भाग रहे हैं। नान्यू के इरादे को देखकर बिपिन ठंडे स्वर में मुस्कुराया। एक फ्लैश के साथ वह रक्त नदी के माध्यम से आसानी से आगे बढ़ते हुए एक छाया को पीछे छोड़ गया। नान्यू को पकड़ने में उसे केवल एक पल लगा। नान्यू नरक में जाओ। बिपिन के मुंह से नान्यू को मौत की सजा सुनाते हुए उदासीन शब्द निकले।
नान्यू शब्द सुनकर पीछे मुड़ा और देखा कि बिपिन की तलवार फिर से रोशनी की तरह उसकी ओर उड़ रही है। तलवार इतनी तेज थी कि उसे पता था कि उसके पास कोई मौका नहीं है। भले ही उसे दायरे की तकनीक से दबाया न गया हो। नहीं, ट्रिपल किल तलवार द्वारा छेदे जाने से पहले नान्यू बुरी तरह चिल्लाया। इंग्लैंड के अमीरों की एक पदवी। नान्यू की आंखें खुली होने के साथ मृत्यु हो गई। उसका शरीर हवा से गिर गया। जगह पर बिल्कुल सन्नाटा था और दर्शक स्तब्ध थे। दैवीय भूमि में एक सुपर विशेषज्ञ 72 मार्कीज नान्यू में से एक को उनकी आंखों के सामने मार दिया गया था और यह एक सेंट रियल्म विशेषज्ञ द्वारा किया गया था। एक सेंट रियल्म विशेषज्ञ ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके एक मार्किस को मार डाला और नान्यू भाग भी नहीं सका। बिपिन वास्तव में शक्तिशाली हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दिव्य भूमि में इतना भयानक संत क्षेत्र विशेषज्ञ होगा। एक सेंट रियल्म विशेषज्ञ इतना मजबूत कैसे हो सकता है? हर कोई पूरी तरह से हैरान रह गया। हालांकि इससे पहले कि वे शांत हो पाते, एक अलग युद्ध क्षेत्र से एक और विकराल सेना फूट पड़ी। एक मनमोहक तलवार की छाया सामने आई और उसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। ये हमला रहस्यमय था और इसके पीछे की शक्ति दाव हथियार के कारण अपने चरम पर पहुंच गई थी। हमला करने वाले नागेंद्र उदासीन दिख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी हत्या के इरादे की झलक दिख रही थी। माल वानलेई नागेंद्र का प्रतिद्वंद्वी हमला देखकर पीला पड़ गया, लेकिन उसने फिर भी इसे रोकने की कोशिश की। हालांकि नागेंद्र की तलवार ने फिर भी उसकी विशाल कुल्हाड़ी को गिरा दिया और सीधे उसे छेद दिया। वानलेई भी मारा गया था। उनकी मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने नागेंद्र को कम आंका था। वह नहीं जानता था कि 1000 तलवारों की सलामी से पहले ही नागेंद्र ने एक ही वार में एक श्रेष्ठ स्वामी और 2 उन्नत स्वामी को मार डाला था। उस समय वह पहले से ही एक साधारण मार्किस जितना शक्तिशाली था। हजारों तलवारों की सलामी जैसे महान अवसर के साथ यह स्वाभाविक ही था कि नागेंद्र ने बहुत प्रगति की थी। इसके अलावा नागेंद्र ने 7 बादल क्षेत्र में कदम रखा था। उसके पास उत्कृष्ट तलवार कौशल था और उसके पास एक दाव हथियार भी था। इस प्रकार वह निश्चित रूप से वानलेई से कहीं अधिक शक्तिशाली था। इतने कम समय में वानलेई और नान्यू दोनों मारे जा चुके थे। हालांकि बिपिन और नागेंद्र इस बात से इतराते नहीं दिखे। वे अच्छी तरह से जानते थे कि दोनों मार्कीज बिना किसी दाव हथियार के साधारण 7 बादलों के दायरे के विशेषज्ञ थे। वे उन्हें झींगा मानते थे और शुरू से ही उन्हें गंभीरता से नहीं लिया था। इन दोनों के पीछे जो था वही उनकी असली चिंता थी। वो यहाँ है। नागेंद्र की गहरी आंखें आसमान की ओर घूम गईं, जहाँ दूर एक आकृति धीरे धीरे और अधिक स्पष्ट होती जा रही थी। आकृति के पीछे एक बड़ा लाल बादल था। एक क्षण बाद वह आकृति अंततः नागेंद्र के सामने आ गई। उस व्यक्ति ने लाल वस्त्र पहना हुआ था और उसके बाल लाल थे। उसकी पीठ पर रक्त लाल कृपाण थी और उसके पीछे अशांत लाल बादल चल रहे थे। वहां खड़ा वह नरक से आए एक असुर जैसा लग रहा था। नागेंद्र। आकृति की नजर नागेंद्र पर टिकी हुई थी, जिसमें हत्या का इरादा बमुश्किल दबा हुआ था। अनबर। नागेंद्र ने शांति से उत्तर दिया। अनबर नाम का व्यक्ति बेहद शक्तिशाली था और पिछले कुछ दिनों से वह नागेंद्र का पीछा कर रहा था। यहाँ तक कि उसने किसी को भी दाव हथियार देने की पेशकश की थी जो नागेंद्र को मार सकता था। डिवाइन लैंड में 72 मार्कीज के बीच शीर्ष 2 में स्थान पाने से पता चलता है कि वह कितना शक्तिशाली था। मृत वानलेई और नान्यू भी मार्कीज थे, लेकिन अनबर के लिए उनका कोई मुकाबला नहीं था। अनबर युद्ध के मैदान में हत्या के इरादे से प्रकट हुआ, जो इतना जबरदस्त था कि दर्शक अपनी सांसें रोके बिना नहीं रह सके। मार्क्वेस ने वानलेई के शव को नीचे देखा। ऐसा लगता है कि बैठक के दौरान आपकी शक्ति काफी बढ़ गई थी।
आप वानलेई अनवर को मारने में भी सक्षम थे। उन्होंने गुस्से में कहा, हालांकि मैं अभी भी आप पर नजर रखता हूं और आप देखेंगे कि मेरे सौतेले भाइयों के हत्यारे का कितनी बुरी तरह अंत होगा। सच में दिखाओ। फिर नागेंद्र ने शांति से अनवर को देखा। आप मौत को दावत दे रहे हैं। बिना कोई और शब्द बर्बाद किए अनवर आगे बढ़ने लगा और उसके पीछे आकाश में भरा हुआ अशांत लाल बादल भी आगे बढ़ गया। 3 स्वॉर्ड सोल फैंटम नागेंद्र के पीछे से आए और जबरदस्त स्वॉर्ड एसेंस बिखेरते हुए मार्क्विस की ओर बढ़े। अनवर बिपिन ने अपने सामने घट रहे दृश्य को देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अनवर 8 बादलों के दायरे में है और उसके पास एक दाव हथियार है। वह वानलेई की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है। मुझे आशा है कि पिता उससे निपट सकते हैं। बिपिन सोच में डूबा हुआ था। तभी अचानक उसके सामने बहती रोशनी की एक बैंगनी रेखा उभरी। बिपिन ने रोशनी की ओर देखा और महसूस किया कि यह एक आदमी था। वह बैंगनी रंग के कपड़े पहने हुए एक हट्टा कट्टा आदमी था। उसकी भव्य आभा से उसकी पहचान एक ऐसे मार्किस के रूप में सामने आई जो नान्यू से भी अधिक शक्तिशाली था। वह हरनाज है। किसी ने उस आदमी को पहचान लिया और आश्चर्य से उसका नाम पुकारा। हरनाज दिव्य भूमि के 72 मार्किस में से एक शीर्ष मार्किस था। वह 8 बादलों के दायरे में भी था और उसके पास एक दाव हथियार भी था। इसलिए वह अनवर से थोड़ा कमजोर था। बिपिन। हरनाज ने बिपिन की ओर देखा तो उसकी ठंडी आवाज गूंज उठी। मुझे हृदय घातक तलवार दे दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। मेरी जान बख्श दो। ऐसी बात मत करो जैसे तुम मुझे मार सकते हो। हरनाज, तुम में मेरी जान लेने की क्षमता नहीं है, इसलिए अपने बॉस से कहो कि वह बाहर आए और खुद ऐसा करे। बिपिन ने व्यंग्य के साथ कहा। बिपिन अच्छी तरह से जानता था कि हरनाज किसी के आदेश के तहत दिल को मारने वाली तलवार को जब्त करने की कोशिश कर रहा था। इसमें कोई शक नहीं था कि उसे ऑर्डर देने वाला व्यक्ति मिथिलेश ही था। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं तो मैं तुम्हें खुद ही मार सकता हूँ। हरनाज की अभिव्यक्ति बिल्कुल ठंडी थी क्योंकि उसने अपने हाथ में सियान लंबे भाले को पकड़ रखा था, जिसका सिर तेज था और धातु की चमक से चमक रहा था। हरनाज ने अचानक चाल चली और भाला हवा में छेद कर बिपिन के पास आ गया। इतनी तेजी! बिपिन की त्योरियां चढ़ गईं, लेकिन उसकी आंखें युद्ध के इरादे से भरी थीं। अच्छा, चूंकि तुम लड़ना चाहते हो तो चलो लड़ो।